Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। देखो, आज स्टार्ट करेंगे तुम्हारे फिजिकल का जो अभी टर्म 2 फिजिकल का जो सेकंड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अभी फिजिकल में तुमको 3 चैप्टर था, बताए थे जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद ये केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद एक और चैप्टर बचता है सरफेस केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स में दो वर्ड है तुमको दिख रहा है, एक तो केमिकल जिसका मतलब अब तक तुम जान रहे हो, इतने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, यानी ये कह सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड से मूव करता है वो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अगर अच्छे से बोले तो ये कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ अ रिएक्शन। कहोगे टीचर रेट क्या, तो रेट क्या है उसको बात करेंगे, लेकिन अब तक तुमको फिर भी फिजिक्स जब पढ़े हो तो फिजिक्स में हम लोग टाइम रेट बात करते हैं। टाइम रेट मतलब यूनिट टाइम के लिए सारा कुछ बात करते हो। जब तुम वेलोसिटी मेजर करते हो तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी एक्चुअली टाइम रेट ही बात कर रहे हैं। स्पीड इसीलिए मूवमेंट मतलब स्पीड ही हम कह रहे हैं कि किस स्पीड से तुम्हारा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग वो बात करेंगे, यानी हम कह रहे हैं कि इट डील्स विथ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट को फर्दर हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आगे और भी कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो ये कि क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम लोग यानी स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होगा जिसका स्पीड तुम बढ़ाना चाहोगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए कोई आदमी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, अमोनिया का वो सिंथेसिस करता है या सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेसिस करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्शन थोड़ा जल्दी हो, यानी वो अपने रिएक्शंस का रेट बढ़ाना चाहता है। हम लोग जैसे फर्मेंटेशन, सपोज करो जो लोग ये बनाते होंगे चावल वाला जो हरिया बनाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, या मान लो पिज्जा बनाते समय जब हम लोग पिज्जा का बेस बनाते हैं तो आटा में अगर मान लो ईस्ट नहीं ऐड किए हो तो जनरली लोग क्या करता है कि व्हीट फ्लावर में या फिर तुम्हारा जो मैदा है उसमें तुम दही डालते हो थोड़ा सा, और फिर कहा जाता है कि उसको हल्का सा नमक डालिए और उसको फिर जो है आप किसी ऐसे जगह पर रखिए ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो, जहां पर टेम्परेचर ना बड़ा कम हो और ना बहुत ज्यादा हो, ताकि फर्मेंटेशन का जो स्पीड है वो थोड़ा सा यानी रेट थोड़ा सा बढ़े। तो कहने का मतलब जैसे कुकिंग करते समय ही कभी बहुत आप हरी हैं तो आप चाहते हैं कि बड़ी जल्दी कुक करें, तो आप क्या करते हैं, गैस स्टोव का जो नोब है उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हाई कर देते हैं ताकि फ्लेम आपको ज्यादा मिले और आपका कुकिंग जल्दी हो जाए। एट द सेम टाइम कुछ रिएक्शन ऐसा भी है जिसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा धीरे हो, जैसे रस्टिंग, हम लोग चाहते नहीं कि आयरन का रस्टिंग हो। तो कहने का मतलब ये कि जब तुम रेट पढ़ रहे हो, स्पीड पढ़ रहे हो कि एक केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, तो स्पीड के साथ साथ हम लोग कहीं कहीं पर स्पीड को बढ़ाने और घटाने, इंक्रीज और डिक्रीज करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी बात करेंगे। अब ये तुम्हारा ये ब्रांच का पूरा इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन यहाँ जो हम मार्क करके रखे हैं कि आखिर भाई आप कैसे रिएक्शन के लिए बात करेंगे, वो अब भी क्वेश्चन है। यानी हम कह रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये डील्स विथ मत समझ जाना, आप इसके पढ़ने ब्रांच को कह रहे हैं तो स्टडी ऑफ ही आप कह रहे हैं। स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों चीज मिला करके आप इस ब्रांच में पढ़ेंगे। चैप्टर इतना ही भर है। देखो, अब जब केमिकल रिएक्शन के रेट को लेकर के बात कर रहे हैं तो एक जो तुम्हारे पास सवाल आता है कि क्या हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं।
जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी रिएक्शन के रेट को मेजर कर सकते। लेकिन बताना तो पहले यही चाहिए, लेकिन हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, हम आगे टॉपिक में जाएंगे, क्योंकि बार बार रेट वर्ड यूज कर रहे हैं और रेट ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे मेजर करेंगे, नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। तो तुम थोड़े देर के लिए अभी भूल जाओ कि हम कहाँ थे, तुम थोड़े देर के लिए आ जाओ यहाँ इस टॉपिक पर रेट को समझने के लिए। देखो जनरली जब हम लोग बात करते हैं एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या, वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, यानी जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता, यानी प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज करके वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता, वैसे रिएक्शन को आप कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब तुम रिएक्शन शुरू करते हो, जब शुरू करेंगे तो हम लोग कहेंगे अभी कोई टाइम इंटरवल, यानी इंटरवल का मतलब गैप होता है, डिफरेंस, अभी टाइम इंटरवल 0 है, अभी हम यहीं से टाइम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। मान लो हम शाम के 6 बजे से रिएक्शन स्टार्ट किए या 6:30 से स्टार्ट किए, तो जिस मोमेंट पर स्टार्ट किए वो उस समय आपका अभी कोई इंटरवल बीता नहीं है, तो टाइम इंटरवल इज 0। रिएक्टेंट तुम्हारे पास उस समय मैक्सिमम होता है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मान लो इस एग्जाम्पल में सपोज रिएक्शन हम ऐसा लिख रहे हैं ताकि आगे तुमको इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस भी समझ में आए। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट का 2 मोल बनेगा। मान लो शुरू में जब तुम रिएक्शन स्टार्ट किए तुम्हारे पास रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप समझिए उसका कंसंट्रेशन 10 मोलर था, यानी आपके पास 1 लीटर का मान लो कंटेनर है, उसमें आप 10 मोल रिएक्टेंट डाले हुए हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ईस्टर है, ऐसे समझो ईस्टर है, तुम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हो, या मान लो केन शुगर है, तुम उसका हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हो। एक रिएक्शन फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आप जान नहीं रहे कि किस टाइप का रिएक्शन आपको एज्यूम करना है, सारे टाइप के रिएक्शन को हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते, क्यों नहीं वो भी बताएंगे, तो इसलिए अभी तुम मान लो ये एक जनरल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रिएक्टेंट डिकम्पोज करके 2 मोल प्रोडक्ट बनाता है। इनिशियली तुम्हारे कंटेनर में प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, मान लो टाइम इंटरवल यानी 5 मिनट, तुम 6 बजे से स्टार्ट किए थे, 6:05 हो गया, यानी टाइम इंटरवल 5 मिनट का हो गया, एक एग्जाम्पल। तो तुम ये ऑब्जर्व किए कि तुम्हारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होता है और यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता है विथ टाइम, और प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो यही होता है, किसी को कुछ उल्टा तो नहीं पता। तो मान लो 5 मिनट के बाद सपोज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 मोलर कंज्यूम हो गया। अब ये मत सोचना कि टीचर कह रही है कि एक में हमेशा 1 ही कंज्यूम होता है, नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मान लो इसका 5 मोलर जो है वो कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया मतलब क्या, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया और बाकी का 5 मोलर जो है वो आपके पास बच गया। और यहां से समझ में आ रहा है कि इसका अगर 1 मोलर कंज्यूम होगा तो इसका 2 मोलर बनेगा, यानी इसका 5 कंज्यूम हुआ तो इसका 10 बनेगा। ये कंजम्पशन था इसीलिए साइन दिए हैं नेगेटिव, ये इंक्रीज होगा फॉर्मेशन है इसीलिए साइन दे रहे हैं पॉजिटिव। ये आपका 10 मोलर, पहले 0 था, 10 मोलर बन गया, तो आपका प्रोडक्ट जो है अब कंटेनर में होगा 10 मोलर। यानी जब आप 6:05 में देखेंगे तो जो रिएक्टेंट था वो 5 मोलर अभी भी बचा हुआ था, प्रोडक्ट जो है वो 0 से अब 10 मोलर हो गया। इसलिए जब हम लोग ग्राफ बात करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, देखो तुम फिजिक्स में भी ग्राफ बहुत पढ़े हो और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में 11 में हम भी तुमको बहुत ग्राफ बताए हैं। तो हम बताए हैं तुमको ये चीज कि इंक्रीजिंग प्लॉट हम लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन तब जब डायरेक्टली हो। डायरेक्टली कहने का मतलब ये कि जब तुम वाई एक्स एक्सिस वाले क्वांटिटी को डबल किए तो वाई एक्सिस वाला भी डबल हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग उसको कहते हैं। यहां हम ये नहीं कह रहे। अब कोई कहेगा कि टीचर टाइम तो जितना बढ़ा उतना ही रिएक्टेंट भी इंक्रीज या डिक्रीज, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। हम कहेंगे ये कभी मैटर ऑफ चांस हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर देखो तो टाइम इंटरवल, अब जैसे मान लो यहां से हम कहेंगे कि टाइम इंटरवल जो है सपोज करो और 2 मिनट बढ़ गया, एक एग्जाम्पल, और अब हम तुमको कहें कि टाइम इंटरवल जब 2 मिनट इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट केवल 1 मोलर और कंज्यूम हुआ और ये 4 मोलर बचा रह गया,
और ये क्योंकि एक कंज्यूम हुआ तो ये 2 बना और ये अब 12 मोलर हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो कंज्यूम हो रहा है वो टाइम इंटरवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा कि टाइम जैसे जैसे तुम्हारा इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, याद करो कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखे हो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, इसको कैसे पढ़ोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टाइम इंटरवल अगर इंक्रीज होता है तो आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जबकि टाइम इंटरवल अगर इंक्रीज होगा तो आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ग्राफ होता था वो कर्व होता था। तो यहां अगर हम कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं और अगर हम ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ले रहे हैं तो हमको ग्राफ जो है वो ऐसा बनाना चाहिए। कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा टाइम इंटरवल 0 था, जहां पर तुम स्टार्ट किए रिएक्शन, वहां देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था। जैसे जैसे तुम्हारा टाइम इंटरवल इस तरफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे और कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा, देखो तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा। और एक समय ऐसा होगा जब नेग्लिजिबल हो जाएगा और अगर 100% कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन तो 0 भी हो जाएगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कुछ भी चीज 100% तो नहीं होता, 99.99% होगा जो भी, ये हो गया, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकली 0 ही समझ लेते हैं। तो ये टाइम पर आकर के आपका कंसंट्रेशन खर्च हो गया। तो ये जो डिक्रीजिंग स्लोप जब आप बनाते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ जो आप कंसंट्रेशन लिए थे वो किसका लिए थे, रिएक्टेंट का। एक बात, यही चीज जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम कहते हैं ये रेट नहीं है, रेट समझाते हैं क्या है, पहले सुनो। यही चीज जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते और ये हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते तो हम कहते जब टाइम इंटरवल 0 था तो प्रोडक्ट नहीं था तुम्हारे पास, विथ टाइम वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और उसके बाद ऐसा ग्राफ इसलिए बना दे रहा है कि एक टाइम इंटरवल के बाद प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, अब उसके बाद और नहीं बढ़ता जाएगा। जब रिएक्टेंट 0 हो गया उसके बाद और प्रोडक्ट बिना रिएक्टेंट के थोड़ी बन रहा है, इसलिए उसके बाद वो लाइन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर दिया कि बस अब इतने पे ही, अब टाइम जितना भी बढ़ता जाए प्रोडक्ट और नहीं इंक्रीज होगा। यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0, टाइम थोड़ा इंक्रीज किया तो देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पहुंच गया, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और थोड़ा सा टाइम तुम बढ़ाए तो प्रोडक्ट थोड़ा और बढ़ गया, एंड सो ऑन। हम इस पर फोकस अभी नहीं करना चाह रहे। ग्राफ तो आपको नो डाउट जानना ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ग्राफ आप कैसा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। और दिमाग में एक चीज ये भी हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल बढ़ने से डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल बढ़ने से इंक्रीज होता है, जब हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन में बात करते हैं तब। अब सवाल है कि रेट हम लोग किसको कहते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन हम तुमको समझा दें, फिर रेट का भी टाइप होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसको फिर आगे जब टॉपिक पे आएंगे तो फिर उसको लेकर के चलेंगे। सिर्फ थोड़ा सा भी रेट समझ लो ताकि जब आप तुमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात करने लगेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ रेट कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल है, यहाँ काइनेटिक्स हम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे। रेट हम लोग कहते हैं यूनिट टाइम में, अब यूनिट आप मिनट लीजिए, सेकेंड लीजिए, आवर लीजिए, यहाँ ऑल यूनिट्स आर एप्लीकेबल और अब ऑल यूनिट्स आर वैलिड। फिजिक्स के जैसा ऐसा नहीं कि आपको ऐसा यूनिट सेकेंड में ही हमेशा चेंज करना है, क्वेश्चन में जिस यूनिट में बात करेगा आप भी उसी यूनिट में बात कर लीजिए। पहले एक बार डेफिनेशन सुन लो। यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जितना डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट बात करोगे तो जितना इंक्रीज होगा, उसी को हम लोग अगर रिएक्टेंट के लिए बात करें तो रिएक्टेंट का रेट, प्रोडक्ट के लिए बात करें तो रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते तो इंक्रीज और डिक्रीज मतलब चेंज, तो हम लोग सीधा कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। जिसके लिए भी बात करें, रिएक्टेंट के लिए बात करें तो उसका चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हो तो उसका चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इस एग्जाम्पल के तहत अगर हम बात करते तो देखो यहां से मान लो इस टाइम इंटरवल पे हमको रेट पता करना था,
तो हम क्या कहते हैं कि 5 मिनट में तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो 5 मोलर डिक्रीज हुआ। ये हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए जब बात कर रहे हैं तो कहेंगे, ध्यान से देखो, वही 5 मिनट में प्रोडक्ट का, यहाँ प्रोडक्ट के लिए बात करें कि 5 मिनट में प्रोडक्ट का जो है वो, थोड़ा इसको ऊपर कर रहे हैं, 5 मिनट में प्रोडक्ट का जो है वो 10 मोलर फॉर्म हुआ। मेरी बात ध्यान से समझना, प्रोडक्ट बन रहा है, इंक्रीज, जबकि टाइम आपका दोनों केस में जो है आगे बढ़ रहा है। यानी आपका टाइम जो आप मेजर करें वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 5/5, यानी यूनिट अगर तुम देखते तो ये 5 मोलर था और ये 5 मिनट था, तो आप कह सकते हैं 1 मोलर पर मिनट। इसी को हम कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। मगर आगे एक साइन लगाते हैं माइनस। माइनस डजंट मीन्स कि ये -1 मोलर पर मिनट है, ये पर मिनट है। इसका मतलब, माइनस का मतलब यहाँ डिक्रीज से है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज है। दूसरे तरह से भी समझते हैं इसको लोग, क्योंकि रेट वर्ड ना हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर तुम यहाँ चेंज को एक मीनिंग में लेते, एक मीनिंग कहने का मतलब क्या, हम लोग जानते हैं जब हम लोग चेंज लिखते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, फिजिक्स में पढ़े हो कि जब सिर्फ चेंज कहते हैं तो चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। यानी अगर हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करते तो फाइनल कंसंट्रेशन हम लिखते ये वाला, इसको तुम C2 मानते, इनिशियल को लेते तो ये वाला, इसको हम C1 मानते। तो जब तुम C2 माइनस C1 करते तो तुम्हारा साइन तुम खुद ही समझ पा रहे हो कि 5 माइनस 10 यानी -5 आने लगता, और तब तुम्हारा रेट आता माइनस। और हम लोग जानते हैं कि रेट कभी माइनस नहीं होता, स्पीड को माइनस नहीं दिखाते हम लोग, तो इसी वजह से आगे एक साइन डाल देते हैं ताकि यहां से जो माइनस आए और ये माइनस मिल करके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। दूसरे तरह से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ हम माइनस नहीं डालेंगे, जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लेकर के हम इनिशियल माइनस फाइनल लेंगे, यानी हम C1 माइनस C2 कर देंगे। तो जो वैसा कर देंगे उसको यहाँ पर माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, उनका रेट वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 10 माइनस वो 5 करेंगे। तो इसीलिए हम तुमको बोले कि तुम उस झंझट में जाओ ही मत, तुम सीधे ये दिमाग में रखो कि टाइम इंटरवल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट विथ टाइम क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग आगे साइन ये माइनस लगा दे रहे। प्रोडक्ट के लिए जब तुम बात करोगे तो 1 मिनट में प्रोडक्ट देखो कितना कंज्यूम हुआ, 10/5 यानी 2 मोलर अगेन पर मिनट। यहां पर हम साइन प्लस ही रखेंगे क्योंकि वैसे ही इसका रेट पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का देखो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा था, टाइम इंटरवल भी इनिशियल से बाद में ज्यादा आ रहा है। जैसे जैसे इंटरवल आपका बढ़े जा रहा, इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव ही, हम कह रहे हैं इंस्टेंट, जिस टाइम को आप टाइम मूवमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो ये 6 था, ये 6:05 था, तो ये टाइम ज्यादा हुआ, ये टाइम कम हुआ, दोनों सेम ही डायरेक्शन में आप चेंज को ले रहे हैं, इंक्रीजिंग को, तो साइन इसीलिए निगेटिव डालने का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। यानी अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें ना, अभी हम इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में नहीं जाएं, हम अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो हम ये कह सकते थे कि अगर मान लो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज डेल्टा C एंड टाइम इंटरवल इज डेल्टा T, तो डेल्टा T टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन इज डेल्टा C, तो यूनिट टाइम इंटरवल में ये कितना हो जाएगा, डेल्टा C/डेल्टा T। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा C/डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। आगे बताएंगे कि ये एवरेज रेट है, लेकिन फिलहाल तुम उस पर नहीं जाओ, तुम सिर्फ इतना जान जाओ कि हम ये जानते हैं कि रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल। और अगर कंसंट्रेशन का यूनिट हम लोग मोलर फॉर्म में लेते हैं, यानी मोल पर लीटर के फॉर्म में लेते हैं, तो रेट का यूनिट क्या आना चाहिए, देखो मोल पर लीटर, जिसको तुम मोलर भी लिखते हो, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आप नहीं लिखेंगे, आप अपना ऑप्शन ढूंढेंगे कि आपको ये मिनट दिया है तो आप भी पर मिनट लिख देंगे, सेकंड दिया है तो पर सेकंड लिख देंगे, आवर दिया है तो पर आवर लिख देंगे, ये जो यूनिट देगा वही लिखेंगे।
कभी कभी तुम कहोगे कि टीचर कहीं पर हम पढ़े और हमको मोल पर लीटर नहीं दिखा, हमको उसके जगह पर एटमॉस्फेयर या बार पर लीटर दिखा। तो हम उस पर भी आगे आएंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब तुम्हारा गैसियस रिएक्शन है, और गैसियस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन नहीं, उसका पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं, और प्रेशर का यूनिट तुमको कुछ दिया रहेगा, एटमॉस्फेयर या बार जो भी दिया रहा, तब उस समय आप एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम बोलेंगे, यानी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट या एटमॉस्फेयर पर आवर या बार पर सेकेंड, बार पर मिनट, बार पर आवर, जैसा रिएक्शन है उसके हिसाब से आप इस यूनिट रेट के यूनिट को आप ध्यान रखेंगे। देखो, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। जितना रिएक्शन तुमको दिखेगा वो बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। एक वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन। जनरली आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस तुम टर्म 1 में कर चुके, ये हम लिख रहे आयनिक रिएक्शन, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट कहने का मतलब हुआ जो टाइम इंटरवल था ना वो अप्रोचिंग टू 0 होगा, एंड यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट दैट टाइम इंटरवल कि कितने देर में रिएक्शन हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम जब सॉल्ट एनालिसिस टर्म 1 में किए होगे तो तुमको याद होगा क्लोराइड के टेस्ट के लिए हम लोग AgNO3 जो है वो ऐड करते हैं कि क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है। तो मान लो यहाँ सोडियम क्लोराइड ही होता सॉल्यूशन में, कोई कलर नहीं है इसका, ट्रांसपेरेंट, और जब सॉल्यूशन में तुम्हारे पास NaCl है तो वहां Na+ अलग है और Cl- अलग है, कोई तोड़ने ताड़ने का झंझट नहीं। क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डालते हैं AgNO3। AgNO3 भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, सिल्वर का नाइट्रेट। जनरली हैवी मेटल का जो सॉल्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन नाइट्रेट सॉल्युबल है सिल्वर का, तो ये भी ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर नहीं। तुम सोडियम सॉल्ट का मतलब NaCl आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें आप AgNO3 डालते हैं। जैसे ही डालते हो, मतलब यहां तक अगर तुम्हारा सोडियम क्लोराइड था तो जैसे ही AgNO3 इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इमीडिएटली, क्योंकि कुछ टूटना जुटना है नहीं, ये Ag+ इस माइनस के साथ तुरंत कंबाइन किया और कंबाइन करके बना लिया AgCl, और AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर तुमको इमीडिएटली दिखेगा, समय ही नहीं लगेगा, तुम ये समझ लो। तो जब तुमको टाइम ही नहीं तुम मेजर कर पा रहे हो, टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0, तो तुम अभी ना पढ़े हो कि हम लोग रेट, अभी तुरंत बताएं कि रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। जब ये टाइम इंटरवल ही हम नहीं पता कर पाए, यही अप्रोचिंग टू 0 हुआ, तो इसका मतलब है रेट अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट होगा, और उतने फास्ट स्पीड को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तुम ये समझो कि ऐसे टाइप के रिएक्शन से आपको अभी डील नहीं करना है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में तुमको आयनिक रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन दिखने वाला नहीं है। एक दूसरे टाइप का रिएक्शन याद करो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तुमको पता नहीं है कि वो कितने महीने में होगा, हफ्ता में होगा या साल ले लेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, जो होगा लेकिन उसको होने में टाइम बहुत लग जाएगा, सालों लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखे रस्टिंग। अब अगर सालों लग जाएगा, यानी अगर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होगा, तो तुम यहाँ से समझ रहे हो कि अगर हम कह रहे टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा, वेरी 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 हाई, तो रेट विल बी वेरी 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 लो, और यू कैन से इनएप्रिशिएबल। वैल्यू ऐसा आया कि हमको वैल्यू समझ में ही नहीं आया, मेजरमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं आया। तो ऐसे रिएक्शन को भी आप केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। अब सवाल है कि फिर पढ़ेंगे किसको? जब सबको नहीं ही पढ़ेंगे तो कुछ तो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। जवाब है एक तीसरे टाइप का भी रिएक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन विथ मॉडरेट रेट। मॉडरेट का मतलब सबको मालूम है, हमसे अच्छे से मालूम है, मीडियम रेट, ठीक ठाक एप्रिशिएबल रेट आप मेजर कर पाएंगे। ऐसे रिएक्शन को, जो रिएक्शन थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं रिएक्शन विथ मेजरेबल रेट।
जिसका रेट आप मेजर कर पाएंगे। ये मेजरमेंट वाला है, मेजरेबल रेट। अब कहोगे ये कैसे सपना आएगा कि कौन सा रिएक्शन का रेट मेजरेबल है। हम कहेंगे देखो जनरली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलर मतलब जो आप ऑर्गेनिक में पढ़े हैं कार्बन वाला सारा रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है वहां पर। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ कार्बन वाला ही रिएक्शन, अरे ऑफ कोर्स अमोनिया का रिएक्शन जनरली जहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवलेंट और मॉलिक्यूलर रिएक्शन उसका रेट अप्रिशिएबल होता है, ना तो बड़ा छोटा और ना ही बहुत ज्यादा, उसके रेट को हम लोग मेजर कर पाते हैं। और इस चैप्टर में तुमको इसीलिए पूरे टाइम जो है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही दिखेगा। अब सवाल है कि यहाँ ऐसा क्या नायाब हो जाता है कि हम इसको फाइंड कर पा रहे हैं। तो देखो हम एक एग्जाम्पल कहेंगे किसी भी कोवलेंट रिएक्शन का, एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी जो तुमको अच्छा लगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई कहेगा कि ठीक है चलिए अब जब अमोनिया बात कर रहे हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन ही ले लीजिए। हम कहेंगे ठीक है ले लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है, कंडीशन अभी हम नहीं लिख रहे, सिर्फ रिएक्शन वाले पार्ट पे जाओ, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब तुम ये ऑक्टेट थ्योरी से जानते हो कि जैसे हमारे और तुम्हारे लिए हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। कोई ये सब केवल थ्योरिटिकल बात होता है कि ज्ञान बहुत अच्छा चीज है और ज्ञान लेना, प्रैक्टिकली यही चीज है कि हम भी पढ़ा रहे हैं और तुम भी जो पढ़ रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक दिन, भले ये ड्रीम है कभी पूरा नहीं होगा, कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान हम बन जाए और तुम सोचते हो कि सबसे रिचेस्ट इंसान तुम बन जाओ, क्या ताकि सुख सुविधा के फॉर्म में हमको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए। एक जो लोग योगी होते हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि वो लोग चाहता है कि हमको बस आज ही परमात्मा मिल जाए। ठीक वैसे ही एटम क्यों बॉन्डिंग करेगा और क्यों इतना परेशानी झेलेगा, वो भी सोच रहा है कि वो बस आज ही नोबल गैस बन जाए, यानी उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसको भी पूरा आराम हो जाए, उसको भी कभी रिएक्शन में जाना ना पड़े। तो जब उस लिहाज से देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, 5 इलेक्ट्रॉन अपना 3 बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है। तो सवाल है ये यहाँ जाएगा ही क्यों, यहाँ तो इसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा है। तो जैसे एक मैरिड लाइफ को जब तक डिस्टर्ब नहीं करोगे सेकेंड मैरिज का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक वैसे ही जहां ऑलरेडी बॉन्डिंग हो चुका है वहां ऑक्टेट पूरा है, जब तक तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे नया बॉन्डिंग का कोई सवाल नहीं है। तो पहले पुराने बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, बिना पुराना बॉन्ड तोड़े नया बॉन्ड बनेगा नहीं, यानी रिएक्टेंट को पहले तहस नहस करो, तोड़ो। तो उसको ब्रेक करने के लिए तुम जानते हो, जैसे हम बोले पुराने लाइफ को डिस्टर्ब करना है तो बाहर वाला जिसको जबरदस्ती एंट्री मारना है उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी पहला स्टेप कोवलेंट या मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पहला स्टेप होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, उसके लिए एनर्जी आप देंगे, उसके बाद सब टुकड़ा अलग होगा, फिर नया बॉन्ड बनेगा और तब प्रोडक्ट बनेगा। तो इतना सब जो काम होगा, अब एनर्जी ज्यादा दो, जल्दी दोगे तो जल्दी बन जाएगा, देर से दोगे तो देर से बनेगा, लेकिन इतने काम होने में कुछ तो समय लगेगा ना। इसीलिए कह रहे कि वहां पर क्योंकि टाइम इंटरवल अप्रिशिएबल होता है, इसीलिए आप रेट भी आराम से मेजर कर पाते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में पूरे टाइम मॉलिक्यूलर रिएक्शन से ही, यानी मॉडरेट रेट वाले रिएक्शन से ही डील करने वाले हैं। देखो कि यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो। Thank you. Keep watching, keep learning.